आज हम गांधी जी के बारे में बात करेंगे। गांधी जी के वो इतिहास जो कभी नॉर्मली में पढ़ाया नहीं जाता। गांधी जी का वो इतिहास जो पब्लिक व्यू में तो है, लेकिन नॉर्मली लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि कभी पब्लिसाइज नहीं होता है। ठीक है। वैसे गांधी जी को हम लोग महात्मा बोलते हैं, गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता बोलते हैं, परंतु क्यों बोलते हैं ये भी अपने को समझना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए ये भी अपने को समझना चाहिए। ठीक है। तो आज हम गांधी जी के वो बातें करेंगे जो कभी भी इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। ठीक है। तो सबसे पहले तो गांधी जी के पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी की दो पर्सनैलिटी थी। सबसे पहली तो एक पर्सनैलिटी जो उनकी नॉर्मल लाइफ थी। उनकी नॉर्मल लाइफ थी बहुत सिंपल, बहुत प्रिंसिपल्ड। हमेशा वो एथिक्स फॉलो करते थे और मॉरल्स फॉलो करते थे और सब लोगों को बराबर समझते थे। इक्वालिटी इन लाइफ, ये गांधी जी की विचारधारा थी। दूसरी उनकी राजनीतिक लाइफ थी। कुछ राजनीतिक लाइफ में ही वॉज अ वेरी श्रूड मैन। श्रूड मतलब बहुत सोच समझ के जो भी करते थे वो करते थे, और उनकी सारी विचारधारा एक डिक्टेटर की तरह से थी, जैसे वो किसी पोजीशन को, किसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। और ऑटोकरेट थे, मतलब मैं जो कहता हूं वो सही है, बाकी जो कहते हैं वो गलत है, और हमेशा अपने आप को सही समझते थे। अब उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में बात करते हैं, 2 मिनट उसके लिए लेंगे, फिर उनकी राजनीति की लाइफ में आएंगे। उनकी विचारधारा थी कि भारत जो है ये गांव में रहता है, और हमारा जो स्वराज जब भी हमें मिलेगा, हमारा स्वराज गांव से मिलेगा। हमारा स्वराज शहरों से नहीं मिलेगा, हमारा स्वराज गांव से मिलेगा। क्यों? कि गांव की जो लाइफ थी वो सिंपल लाइफ। तो उनकी उनकी विचारधारा थी कि भारत का स्वराज जो है वो गांव से मिलेगा। इसीलिए वो सारे अपने दोस्तों को बोला करते थे, उनके साथ जितने लोग काम करते थे उनको बोला करते थे, गांव में जाके रहो और वहां पे रहने से तुमको पता चलेगा कि गांव की लाइफ कैसी होती है, कैसी सिंपल होती है, वहां के लोग कैसे सिंपल होते हैं। वो हमेशा ये बोला करते थे कि अगर आपस में कोई झगड़ा हो, उस झगड़े को आपस में सल्टाओ। कभी भी कोर्ट कचहरी नहीं जाना है। कोर्ट कचहरी मतलब लॉयर के खर्चे, कोर्ट कचहरी मतलब समय बहुत लंबा लगेगा, कोर्ट कचहरी मतलब बहुत पैसा लगेगा। कोर्ट कचहरी कभी नहीं जाओ, आपस में सेटल करो। कभी हो तो बड़े बूढ़ों को साथ में मिला लो, उनके साथ बैठ के सेटल करो। उनकी हमेशा ये सोच हुआ करती थी कि भारत इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कुछ करेगा तो भारत का उद्धार नहीं है। हमेशा अपनी भाषा, मातृभाषा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो राज्यों की अलग अलग भाषाएं हो, परंतु मातृभाषा के साथ काम करेंगे तो भारत का भाषा, भारत का कल्चर, भारत का जो रोजमर्रे का रहन सहन है वो जीता रहेगा, कभी भी मरेगा नहीं। वो हमेशा ये बोलते थे कि मशीनरी मशीनरी जो है वो भारत के लिए घातक है। क्यों? अगर मशीनरी आ जाएगी तो जितने भी ये गांव के जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इसलिए मशीनरी जो है वो एक बड़ी घातक चीज है हमारे देश के लिए। ये उनकी विचारधारा थी, और हमेशा उनके विचार में उनके आश्रम में जो लोग रहते थे उनके साथ हमेशा बराबरी का व्यवहार होता था। मतलब हर व्यक्ति को हर काम करना होगा। अगर टॉयलेट क्लीनिंग भी करनी होगी तो उस व्यक्ति को टॉयलेट भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। गांधी जी खुद करते थे, गांधी जी खुद टॉयलेट क्लीनिंग भी किया करते थे। तो ये तो हुई उनकी सिंप्लिसिटी की लाइफ, जिसकी वजह से वो महात्मा कहलाए। इतनी सिंप्लिसिटी से बहुत हमको सीख मिलने को मिलती है, बहुत सीखने को मिलती है। अब हम आते हैं उनकी राजनीतिक लाइफ में। राजनीतिक लाइफ में उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स थी, कुछ वीकनेस थी। उनकी स्ट्रेंथ थी
कि वो मास अपील थी उनकी, दुनिया सारा भारत उनके पीछे दौड़ता था। और दूसरी उनकी स्ट्रेंथ थी नॉन वायलेंस। उनकी नॉन वायलेंस जो था उनका एक बहुत बढ़िया टूल था, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को काफी कुछ झुका दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य को काफी कुछ झुका दिया था। उनकी वीकनेस क्या थी? गांधी जी की वीकनेस थी सबसे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद उनकी वीकनेस थी नेहरू। वो नेहरू को ही हर चीज में आगे करना चाहते थे, चाहे उनसे बढ़िया लोग अवेलेबल हों या चाहे ना हो, लेकिन नेहरू उनकी वीकनेस थी। तीसरी क्या वीकनेस थी? मैं हमेशा सही हूं, मैं कभी भी गलत हो नहीं सकता, मैं जो बोलता हूं वही चीज सही है, दूसरे जो लोग बोलते हैं वो एकदम गलत है। और चौथी उनकी वीकनेस क्या थी? जो मुझे मनवाना है लोगों से, मैं अनशन में चला जाऊंगा, अनशन कर लूंगा, आमरण अनशन कर लूंगा, और फिर लोगों को मेरी बात को मानना पड़ेगा। ये चार उनकी बहुत बड़ी वीकनेस थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे, साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका से लौटे 1915 में। सबसे पहले उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। पूरे भारत का दौरा क्यों किया? क्योंकि एक तो वो चाहते थे कि मैं सारे मासेस को अपने साथ लेके चलूंगा, तो मेरी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी कि ये मासेस मेरे साथ रहेंगे, तो मैं ब्रिटिशर्स के साथ कुछ भी करूंगा तो ब्रिटिशर्स को मेरी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पीछे सारी भारत की जनता खड़ी है। दूसरी क्या थी? वो गांव की पल्स पहचानना चाहते थे। गांव के लोगों की सोच क्या है, गांव के लोगों की जो सोच है उसके वो समझना चाहते थे कि मैं मेरी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। ये जो उन्होंने दौरा किया, इसमें उनको साल, 1.5 साल, 2 साल लग गया। सबसे पहले उनकी राजनीति में उनका जो राइज हुआ वो कहां से हुआ? रॉलेट एक्ट के बारे में सबने सुना होगा। रॉलेट एक्ट जो था वो एक बहुत खराब एक्ट था, बहुत ही खराब लॉ था, जो ब्रिटिशर्स ने 1919 में एनेक्ट किया था। रॉलेट लॉ के मुताबिक वो किसी भी भारतीय को पकड़ के जेल में डाल सकते थे, उसके ऊपर मुकदमा कर सकते थे, और उस मुकदमे के बाद उसको जेल, सजा, फांसी, उसको जो देना था वो उसको दे सकते थे। जो भी व्यक्ति था जिसको पकड़ में ले गए थे, उसको ना तो वकील अलाउड था, ना वो अपनी कोई दलील दे सकता था, और ना ही उस और ना ही उसको अपील करने की उसको कोई राइट था। ये जो रॉलेट एक्ट लेके आए, ये करीब मार्च 1919 की बात है। इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया गांधी जी को और कांग्रेस को, जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल कर दी। उसी समय अगले महीने अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का कांड हो गया। जलियांवाला बाग के बारे में सबको मालूम है? जलियांवाला बाग का कांड हो गया। यस सर। जलियांवाला बाग के कांड के बारे में सबको मालूम होगा। जलियांवाला बाग में कांड में जनरल डायर ने बैसाखी, सारे पंजाब के लोग, अमृतसर के अंदर पंजाब के लोग बैसाखी मना रहे थे, और बाग के अंदर बहुत बड़ा एक गेट टुगेदर था। जनरल डायर को लगा कि ये कहीं बदमाशी ना कर दें, वो वहां पे लाके उसने पुलिस को लेके और टैंक्स ले आया, टैंक्स, और वहां पे ले जाके उसको सबके ऊपर फायरिंग किया। उसमें सैकड़ों लोग मर गए। ये जलियांवाला बाग का कांड था। बाकी डिटेल जो है वो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ लो, मैं उसके अंदर अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां से उनकी हड़ताल शुरू हुई। ये जो हड़ताल थी ये काफी सक्सेसफुल हुई, और यहां से गांधी जी ने कहा हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सारी जो कांग्रेस थी उनके फेवर में नहीं थी।
कि हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमें नहीं करना चाहिए। ये समय आया जब मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। तो खिलाफत मूवमेंट क्या है? लोग समझते हैं खिलाफत मतलब किसी के खिलाफ, लोग समझते हैं नॉन कोऑपरेशन मतलब ब्रिटिश के खिलाफ, बट ये दोनों मूवमेंट अलग अलग थे। मुसलमानों की जो खिलाफत मूवमेंट थी वो सारी की सारी तुर्किस्तान में खलीफे को एस्टेब्लिश करने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमान तुर्किस्तान के खलीफे के फेवर में हैं और ये मूवमेंट हम उसके फेवर में चलाएंगे, और उनका मन था कि सारे भारत में हम एक खलीफा राज्य करेंगे। उनको नॉन कोऑपरेशन से कोई मतलब नहीं था, उनको हड़ताल से कोई मतलब नहीं था, उनको केवल ये मतलब था कि अगर कांग्रेस का उनको सपोर्ट मिल जाएगा, गांधी जी का उनको सपोर्ट मिल जाएगा, तो हमारी ये मूवमेंट बहुत अच्छे से चलेगी। गांधी जी ने वो सपोर्ट उनको दिया, पर अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस उसके फेवर में नहीं थी। तो ये सपोर्ट अगस्त 1919 में खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत हुआ, और कांग्रेस जो है वो सितंबर 1920 में 1920 शायद आई थिंक 1920 सॉरी सितंबर 1920 में ये खिलाफत 1900 अगस्त 1920 में खिलाफत शुरू हुई, और सितंबर 1920 में गांधी जी उसके अंदर घुसे। सारे कांग्रेस के कहने के बावजूद सब लोगों ने मन के अंदर यही बोला कि ये खिलाफत गांधी जी गलत कर रहे हैं, और अगर ये कर लेंगे और मुसलमानों को इस तरह से अपीज करेंगे तो ये मुसलमान जो है ये और फेनेटिक हो जाएंगे, और उनको क्या कहते हैं, और वो उग्र हो जाएंगे। और हुआ भी यही। 1921 में, अगस्त 1921 में मलाबार का नाम सुना है लोगों ने? मलाबार, केरला में मलाबार में मोपला मुस्लिम्स। नो सर। मैं बताता हूं बेटा। मोपला मुस्लिम्स ये पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और वहां से जितने भी मुस्लिम सैनिक थे वो सारे के सारे जाके मलाबार में बसे। उनका सारा घर उसी तरफ था, मलाबार में जाके बसे। वो मलाबार में जाके बसे। उन लोगों ने, वो लोग सारे के सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे। वहां पे जो हिंदू रहते थे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नहीं थी, कांग्रेस का पूरा मन नहीं था, तो वो जो हिंदू थे वहां पे वो ब्रिटिशर्स के फेवर में थे। वो देख के मोपला के जो मुसलमान थे उन्होंने सारे हिंदुओं को वहां के बुरी तरह से मसाकर कर दिया, बुरी तरह से मार डाला। मतलब लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया। यहाँ पे छोटे बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं ज्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन ये मान के चलो कि बहुत 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 बुरी तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया। उनको मार भी डाला, उनको स्लेव बना लिया, दास बना लिया अपने घर का। लोग जो मुसलमान बनने को तैयार हो गए उनको मुसलमान बना लिया, जो मुसलमान बनने को तैयार नहीं थे उनको मार डाला गया। तो वहां पे जो मुसलमान लीडर था, उसका उसने, जो मुस्लिम लीग का जो प्रेसिडेंट था, उसने ये मोपला मसाकर को बोला कि ये तो बिल्कुल सही हुआ, ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि वो बोला ये तो हमारा धार्मिक अधिकार है, हमारा धार्मिक अधिकार है। और अनफॉर्चुनेटली गांधी जी ने भी उसको एंडोर्स किया। बोले मुसलमानों ने जो भी किया उनका धर्म ये कहता था, इसलिए उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, इसलिए हम उनके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। केवल इसलिए
कि वो चाहते थे कि कांग्रेस की जो भी वो कांग्रेस करना चाहती थी देश को आजाद करने के लिए या ब्रिटिशर से लड़ाई करने के लिए, उनको मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए था। और वो सपोर्ट सोचे थे कि मैं जितना अपीजमेंट करूंगा, जितने मुसलमानों को खुश करूंगा, मेरे को उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। अली ब्रदर्स से, जिन्होंने ये सारा का सारा काम शुरू किया, ये मोपला वाला मसाकर है और खिलाफत का मूवमेंट है, अली ब्रदर्स ने एक बार उन्होंने एक स्पीच दी। अफगान को इनवाइट करना चाहते थे। अफगान देश मालूम है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो वहां पे नवाब था, बोले हम उनको इनवाइट करेंगे भारत देश में हमला करने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ खलीफा बैठाना है, हमको यहाँ पे स्वराज नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मुसलमान हैं, यदि अफगान यहाँ पे हमला करते हैं, हम अफगान के साथ लड़ाई करेंगे, हम हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। और वहां पे गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया? गांधी जी बोले मुसलमान जो कह रहे हैं वो सही हैं, हिंदुओं को मुसलमानों की बात माननी चाहिए, वो जो बोले हिंदुओं को करना चाहिए। और मुसलमान गाय काटना चाहते हैं तो हिंदुओं को मना नहीं करना चाहिए, हिंदुओं को उसको अपोज नहीं करना चाहिए। गाय काटते हैं तो उनको काटने दो। और हिंदू जो अपना रिलीजियस प्रोसेशन निकालते हैं, वो जो हिंदू जो अपना प्रोसेशन निकालते हैं, वो प्रोसेशन मस्जिद के सामने से ना निकालें, क्योंकि मुसलमान को बुरा लगेगा। मस्जिद के सामने से ना निकालें, क्यों मुसलमान को बुरा लगेगा। क्या कर बताऊं? अच्छा, वो मुसलमान को बुरा लगेगा। तो ये अपीजमेंट क्यों कर रहे थे, किसी को नहीं समझ में आया। सबका ये स्टेटमेंट था, जितना हम अपीज करेंगे उतना मुसलमान सिर पे चढ़ेंगे, उतना ये और फेनेटिक्स हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे देश के लिए गलत होगा। इसके आगे की कहानी में करीब 1922 या 23 में मुसलमानों ने, किसी ने, ऑथर का नाम मुझे नहीं मालूम है, एक श्री कृष्ण के ऊपर बहुत गंदी किताब निकाली। हिंदुओं ने बवाल कर दिया। अभी तो सही चल रहा है। हिंदुओं ने बवाल कर दिया, परंतु गांधी जी, उनकी जो एक मैगजीन या अखबार निकलता था यंग इंडिया, उन्होंने उसके अंदर लिखा कि ये मुसलमानों का हक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर मुसलमान ये बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दिया जाए, हिंदुओं को कोई हक नहीं है इसमें बवाल करने का। इसके 2 साल बाद एक हिंदुस्तानी ने एक किताब निकाली, रंगीला रसूल। ये हिंदुस्तानी ऑथर था, कोई इंडियन ऑथर था, हिंदू ऑथर था, राजपाल एंड सन्स पब्लिशर हुआ करते थे, उन्होंने इसको पब्लिश किया। गांधी जी ने तुरंत यंग इंडिया में स्टेटमेंट दिया कि इस तरीके का काम हिंदुओं को नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को बुरा लगता है, मैं कंडेम करता हूं जिसने भी ये किताब लिखी है। अल्टीमेटली एक व्यक्ति था अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद ने, नहीं सॉरी, एक किसी व्यक्ति ने, राजपाल एंड सन्स का जो ओनर था, जिसने, राजपाल एंड सन्स ने ये किताब पब्लिश की थी, राजपाल एंड सन्स का जो ओनर था उसको मार डाला। गांधी जी ने कहा वो सही किया, क्योंकि ये काम जो किया था वो गलत किया था, राजपाल एंड सन्स के ओनर को मार दिया, वो सही किया, इसमें कोई गलत नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम सुना होगा सबने। स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज के थे और वो, उनको ये पसंद नहीं था गांधी जी का अपीजमेंट, कि वो पूरे टाइम मुस्लिमों का अपीजमेंट करते रहे थे। तो उन्होंने मुसलमानों को रिकन्वर्ट करना शुरू किया, बैक इनटू हिंदुइज्म, रिकन्वर्ट करना शुरू किया। गांधी जी को उनका ये एक्ट पसंद नहीं था। एक आदमी था अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी। गांधी जी ने कहा मेरे को कोई दुख नहीं है स्वामी जी की मृत्यु पर, मैं समझता हूं अब्दुल रशीद मेरा भाई है और अब्दुल रशीद कोई
गिल्टी नहीं है, कोई गलत है स्वामी जी को मारने। तो मैं स्वामी श्रद्धानंद जी की बात कर रहा था। स्वामी श्रद्धानंद जी के अब्दुल रशीद ने उनको मार डाला। गांधी जी बोलते हैं अब्दुल रशीद मेरा भाई है, अब्दुल रशीद मेरा भाई है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। स्वामी श्रद्धानंद जी गलत काम कर रहे थे, अब्दुल रशीद ने कोई गलत काम नहीं किया, वो मेरा भाई है। बल्कि मैं तो जब उसको कोर्ट के अंदर होगा तो मैं उसका केस लड़ूंगा। अल्टीमेटली जिन्ना ने वो केस लड़ा और जिन्ना हार गए, अब्दुल रशीद को फांसी हो गई। परंतु गांधी जी का सारा थॉट था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ये मुस्लिम अपीजमेंट जो है वो सब लोग को अगर भारत का इतिहास मालूम हो, आखिर तक ये भारत के लिए सिर्फ एक ही लड़की है। ठीक है, अब नेहरू के बारे में बात करते हैं। नेहरू जो थे गांधी जी की बहुत बड़ी वीकनेस थे। कारण उसका क्या था? एक तो नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू गांधी जी की मूवमेंट को फंडिंग किया करते थे। तो उस फंडिंग की वजह से मोतीलाल नेहरू के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। सर फंडिंग क्या होता है? फंडिंग मतलब पैसा दिया करते थे, क्योंकि कोई भी काम करते हैं उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना। तो फंडिंग मतलब पैसा दिया करते थे। तो उसके अंदर 1924 में गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने, नेहरू एकदम नए थे, उन्होंने नेहरू को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। और जो पुराने जो लोग किया करते थे उसमें, पटेल का नाम था, राजगोपालचारी जी का नाम था, उन सबको साइडलाइन कर दिया, उन सबको उसमें से हटा दिया। नेहरू जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1928 में जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो मोतीलाल नेहरू जी को उन्होंने प्रेसिडेंट बनवा दिया। 1929 में, ओके सर, 1929 में वो चाहते थे कि जवाहरलाल प्रेसिडेंट बन जाएं। कारण क्या? कुछ साल पहले बारदोली आंदोलन, शायद सबको मालूम होगा, नाम सुना होगा। बारदोली आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, उसका नेतृत्व पटेल ने किया था। पटेल का नाम सबने सुना है, उसका नेतृत्व पटेल ने किया था और बड़ी अच्छी तरीके से वो नेतृत्व किया था। टोटली नॉन वायलेंट नेतृत्व था और बहुत सक्सेसफुली इसको इंप्लीमेंट किया था। गांधी जी बहुत खुश हुए, पटेल जी से बहुत खुश थे वो। 28 में लोग चाहते थे कि पटेल प्रेसिडेंट बन जाए, पर गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया। 29 में फिर से लोग चाहते थे कि पटेल प्रेसिडेंट बनने चाहिए, क्योंकि बारदोली आंदोलन में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। परंतु नेहरू जी ने सबको साइडलाइन करके, गांधी जी ने सबको साइडलाइन करके नेहरू को प्रेसिडेंट बना दिया। पहले मोतीलाल, उसके बाद नेहरू, और ये दो दोनों साथ साथ में आए। इससे एक फैमिली ट्रेडिशन बन गया जो आगे जाके भारत के लिए घातक हो गया। इसकी कहानी फिर किसी एपिसोड में सुनाएंगे, लेकिन ये भारत के लिए घातक हो गया। मार्च 1931 में कराची में सेशन होने वाला था कांग्रेस का, और गांधी जी ने इरविन से मुलाकात करी। इरविन उस समय वाइसरॉय थे। गांधी जी ने इरविन से मुलाकात करी। उस समय भगत सिंह को फांसी का अनाउंसमेंट हो गया था, सजा हो गई थी, पर फांसी अभी लगी नहीं थी। गांधी जी ने इरविन से कोशिश करी कि भगत सिंह को फांसी न लगे। यहां पे बड़ी कंट्रोवर्सी है। लोग बोलते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन ऐसा कई जगह विवरण आता है कि गांधी जी ने बहुत कोशिश करी कि भगत सिंह बच जाएं। इरविन टस से मस नहीं हुआ। यस सर। और अल्टीमेटली भगत सिंह को 4 दिन बाद 23 मार्च 1931 को फांसी लग गई। तो ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मैं इसको यहाँ पे इसलिए टच किया कि सब लोग गांधी जी को गलत ठहराते हैं।
मैं समझता हूं कि शायद गांधी जी गलत नहीं थे। अब एक और इंसिडेंट सुनाता हूं। डॉक्टर खरे जो थे वो गांधी जी की बातों में विश्वास नहीं करते थे। उनको ये बहुत गलत लगता था कि गांधी जी मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, गांधी जी केवल अपनी अपनी बातें करते हैं, गांधी जी चाहते हैं कि मैं जो बोलूं वही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। तो डॉक्टर खरे इसके बारे में सब पब्लिकली बोला करते थे। डॉक्टर खरे मध्य प्रांत के, दैट इज मिडिल प्रोविंसेस, इसके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो गांधी जी को बहुत खराब लगता था डॉक्टर खरे के बारे में। एक बार उन्होंने डॉक्टर खरे को बुलाया आश्रम में, अपने सेवाग्राम था शायद, सेवाग्राम आश्रम में उन्होंने बुलाया और डॉक्टर खरे को बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम सीएम पोस्ट से रिजाइन कर दो। नाउ डॉक्टर खरे उस समय उनको बोले कि जी मैं तो, मेरी मनस्थिति अच्छी नहीं है, आप एक कागज पे लिख दीजिए, मैं नीचे साइन कर दूंगा। गांधी जी ने एक कागज के ऊपर रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया और डॉक्टर खरे ने क्या किया, वो लेटर लिया, गाड़ी में बैठे और गायब हो गए। उन्होंने उस लेटर को साइन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बंबई जाके सारी जगह इसको पब्लिसाइज कर दिया कि गांधी जी फोर्स करते हैं उन व्यक्तियों को रिजाइन करने के लिए जो व्यक्ति गांधी जी को फेवर नहीं करते हैं, जो गांधी जी के अगेंस्ट में बोलते हैं। नो, ये सारी की सारी जो कहानियां हैं ये गांधी जी की वीकनेस को दर्शाती हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि सब लोग सोचें गांधी बहुत वीक आदमी थे, नहीं थे, परंतु ये सारी जो कहानियां हैं ये समझने का बहुत जरूरी है कि हमारा देश किन हालातों से गुजर रहा था उस पीरियड के अंदर। 1938 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। सुभाष चंद्र बोस थे वो गरम दिल के आदमी थे। उनकी सारी सोच ये थी, ये नॉन वायलेंस से अपने को आजादी नहीं मिलेगी, हमारी आजादी अगर होगी तो हमको लड़के लेनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो हमको खून बहा के आजादी लेनी पड़ेगी। ये गांधी जी के सारे विचारों के प्रति उल्टा था। 1939 में फिर से सारे कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से दोबारा बोस को इलेक्शन किया और उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जिसको गांधी जी ने अच्छी तरह से बैकिंग करी थी, खूब उसके बारे में प्रचार भी किया था, लेकिन फिर भी बोस को इलेक्ट किया। गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी कैबिनेट को, वो कैबिनेट बोला करते थे, कैबिनेट को गांधी जी से पूछ के क्रिएट करेंगे। बोस को ये बात खराब लगी। बोस ने कहा वो कि गांधी जी चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट ना रहूं। उन्होंने प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से चलाइए, मैं देश की आजादी की लड़ाई अपने हिसाब से लड़ूंगा। बोस की कहानी किसी और एपिसोड में बाद में बात करेंगे। अभी इतना मान के चलें कि उसके बाद क्या हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो गांधी जी ने कहा कि हम ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं तो ब्रिटिश को हमको सपोर्ट करना चाहिए और उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि आप फौज में भर्ती हो। 25 लाख भारतीय 25 लाख भारतीय फौज में भर्ती हुए, अंग्रेजी फौज में भर्ती हुए और उन्होंने लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के फेवर में। 1942 में क्या हुआ? 1942 में सबको मालूम है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? 1942 तक गांधी जी को खबर लग गई थी कि बोस जो हैं वो सारा विश्व घूम के जापान पहुंच गए हैं। जापान में उन्होंने वहां पे जो राजा हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कन्विंस कर लिया है कि वहां से वो भारत के ऊपर अटैक करने को तैयार हैं, भारत को ब्रिटिशर्स से छुड़ाने के लिए तैयार हैं। ये गांधी जी को खबर लग गई थी।
उन्होंने ये सोचा कि यार असली तरीका तो अब यही है, वो अपनी विचारधारा को बदलने लगे। उन्होंने सोचा कि बोस की विचारधारा ही सही है और हमको वही काम करना चाहिए। उधर बोस लड़ाई करेंगे, इधर हम भारत छोड़ो मूवमेंट शुरू करेंगे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने फिर गांधी जी को सपोर्ट नहीं किया। सब लोगों ने कहा ये गलत समय है हमको भारत छोड़ो मूवमेंट करने का, पर गांधी जी माने नहीं, वो आगे बढ़ गए। हुआ ये कि ब्रिटिशर्स को पहले से पता चल गया था कि ये कुछ होने वाला है। उन्होंने सारे जो लीडर्स थे सबको उठा के जेल में डाल दिया, सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद 2 साल तक उनको जेल में रखा। 2 साल में गांधी जी बीमार पड़ गए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद जब वो जेल से छूटे तो एकदम वीक हो गए थे। 1944 में जब वो छूटे तो उन्होंने कहा कि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसमें आगे बढ़ सकूं, और मैं अब इसमें ज्यादा फाइट नहीं कर पाऊंगा। उधर 1942 बिकॉज सारे सारे लीडर्स क्योंकि जेल चले गए थे, इसलिए सारी की सारी मूवमेंट जो है ये फिजल आउट हो गई। हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि 1942 की मूवमेंट बड़ी सक्सेसफुल थी। सच ये है कि 1942 की मूवमेंट फेल हो गई थी, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थी। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अंग्रेजों की कमर जो है वो एकदम टूट चुकी थी। पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर, दोनों की वजह से अंग्रेजों की कमर एकदम टूट चुकी थी। और उस स्थिति के अंदर वो एटली, उस समय एटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। उनके जो री इलेक्शन हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर एटली ने ये बोला, मन में ये सोचा और बात भी करी कि अब समय आ गया है कि भारत को पावर वापस दे देनी चाहिए और हम लोगों को वहां से निकल लेना चाहिए। 1946 में क्या हुआ? अब वहां की हवा, भारत की हवा ऐसी हो गई थी कि लोगों को ये पता चल गया था कि अब कुछ समय बाद अंग्रेज यहां से चले जाएंगे और भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा। कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट 1946 में बनेगा वो ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए जब इलेक्शन हुआ उस समय जितने भी प्रांत अधिकारी थे, सारे प्रांत अधिकारियों ने पटेल का नाम लिया। तो सारी वोट्स जो हैं वो पटेल के फेवर में पड़ी, केवल एक वोट नेहरू के फेवर में पड़ी। परंतु गांधी जी ने अपना बोला, नहीं, नेहरू प्रेसिडेंट बनना चाहिए। क्यों? उन्होंने अपने अपने मन से बोला। सब लोगों ने पूछा भाई क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले नेहरू एक अंग्रेज व्यक्ति है, वो अंग्रेजों को समझता है, तो वो दुनिया में लोगों को समझता है, बिकॉज दुनिया में नेहरू का नाम है, इसलिए पहला प्रधानमंत्री नेहरू होना चाहिए। लोगों ने पूछा पटेल क्यों नहीं होना चाहिए? बोले नहीं, पटेल बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, परंतु पटेल अंग्रेजियत नहीं समझते हैं। इसलिए जो भी कारण है, उन्होंने सारे कांग्रेस के अगेंस्ट में होके नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनवाया। अब सिचुएशन ये है कि मार्च 1947, अब समय नियर आ रहा था हमारी स्वतंत्रता का, मार्च 1947, गांधी जी को ये फील होने लग गया कि अब इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पावर मिलने वाली है, अब सब लोग पावर के पीछे भाग रहे हैं, अब मेरी इनको कोई जरूरत नहीं है, मेरे से ये लोग कुछ पूछते नहीं है। विभाजन की बात मोटा मोटी पक्की हो गई थी। गांधी जी ने फिर से कोशिश करी, उस समय जो वाइसरॉय थे, शायद माउंटबेटन थे, हाँ माउंटबेटन, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि माउंटबेटन को जाके बात करें कि अब जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो, परंतु विभाजन ना हो। लेकिन वो जानते थे कि जिन्ना के प्राइम मिनिस्टर बनने से नेहरू नाराज हो जाएगा और जिन्ना सेकंड पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए विभाजन तो होना ही होना था। और शायद हमारे देश का भाग्य ये था कि विभाजन होना था, और आज अगर हम बात करते हैं तो शायद विभाजन अच्छा ही था। विभाजन नहीं होता तो शायद उसकी दूसरी तरीके से दुर्गति होती। अगस्त 1947 में
एक चीज और बताना भूल गया, मार्च में ही उनकी ये ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई थी, सुभाष की सोच सही थी और मेरी सोच गलत थी। सुभाष का तरीका अच्छा है, आईएन ने उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं करते तो शायद ब्रिटिशर्स ये काम छोड़ के नहीं जाते। इसकी कहानी आगे कोशिश करूंगा छोटी सी सुनाने की, सुभाष के एपिसोड में फिर अच्छे से सुनाने की कोशिश करूंगा। अगस्त 47 में वो लाहौर का दौरा कर रहे थे, रास्ते में एक कैंप आता था, वाह वाह जगह का नाम है, वहां पे वो हिंदू सारे उस कैंप में इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि अब मोटा मोटी क्लियर हो गया था कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान में जाएगा। वहां के लोगों ने गांधी जी को बताया कि जी यहाँ के लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, स्त्रियों को उठा के ले जा रहे हैं, लोगों को मार धाड़ कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए। गांधी जी ने कहा फिक्र मत करो, 15 अगस्त के बाद ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि जिन्ना ने प्रॉमिस किया है, लियाकत अली खान ने प्रॉमिस किया है, और कुछ नहीं होगा। जब उन्होंने प्रॉमिस किया है तो कुछ नहीं होगा। सारी कहानी लोगों को मालूम है क्या हुआ। अगले दिन वो लाहौर गए, लाहौर में भी इसी तरह से लोगों ने कहा, वहां भी उन्होंने यही सांत्वना दी। सुचेता कृपलानी का नाम सबने सुना होगा। सुचेता कृपलानी भी उस समय पाकिस्तान एरिया में कहीं घूम रही थी। वहां की औरतों ने सुचेता कृपलानी को जाके बोला कि रातों रात औरतों को उठा के ले जाते हैं, रातों रात लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, आप कुछ कीजिए। सुचेता कृपलानी का जवाब था, मैं तो अकेले घूमती हूं, मेरे को तो कभी कुछ नहीं होता, मेरे को तो किसी आदमी ने नहीं छेड़ा, आप क्यों घबरा रहे हो। ऐसी स्थिति के अंदर लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे आरएसएस का बहुत बड़ा रोल था, फिर कभी इसकी कहानी सुनाऊंगा, परंतु इंपॉर्टेंट ये है कि गांधी जी कर सकते थे, लेकिन उनकी विचारधारा ऐसी हो गई कि वो नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं थी करने की, परंतु उसके विचार ऐसे थे कि ये कभी होना ही नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया। जब भारत का झंडा अडॉप्ट हो रहा था, उस झंडे में उन्होंने कहा तिरंगा है तो हरा रंग ऊपर आना चाहिए, भगवा रंग नीचे आना चाहिए। क्यों? हरा रंग मुसलमानों का प्रतीक है, भगवा रंग हिंदुओं का प्रतीक है, मुसलमान ऊपर हिंदू नीचे। लोगों ने माना नहीं, हुआ यही कि भगवा रंग ऊपर आया और हरा रंग नीचे आया। दूसरा, अशोक चक्र बीच में लगाया। गांधी जी ने कहा मैं इस झंडे को प्रणाम नहीं करूंगा, जिस झंडे में चरखा नहीं है उस झंडे को मैं प्रणाम नहीं करूंगा। ना इस तरह की सोच मेरे को समझ में नहीं आती है कि सब कुछ आपकी वजह से क्यों होना चाहिए, सब हमेशा आप ही क्यों सही है, दूसरे सही क्यों नहीं हो सकते। खैर कोई बात नहीं है, हमको ये समझना है कि हमारा जो स्वतंत्र देश स्वतंत्र हुआ उसके कितने पहलू थे? 4 पहलू थे। पहला, गांधी जी का मास सपोर्ट और नॉन वायलेंट मूवमेंट, एक। दूसरा, बैलेट बॉक्स रेवोल्यूशन बिटवीन कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स, जो भी बीच बीच में, और मुस्लिम लीग, जितने भी बीच में वार्ताएं हुई और नेगोशिएशंस हुए और एग्रीमेंट्स हुए, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारतीयों को गवर्नमेंट के अंदर इंडक्शन कर रहे थे। सारी की सारी बैलेट बॉक्स के थ्रू होती थी, सारी इलेक्शन हुआ करती थी। उसकी वजह से बहुत बड़ा एक अवेयरनेस आया लोगों के अंदर। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अचीवमेंट था। तीसरा, 2 वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर नंबर 1, वर्ल्ड वॉर नंबर 2, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की कमर टूट गई, और इस कमर के टूटने से ब्रिटिशर्स फोर्स हो गए कि अब भारत को हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। 3, चौथा, बोस, आईएनए का जो इतना बड़ा जो काम हुआ, उसकी वजह से 45 में रेवोल्यूशन हुआ, 46 में रेवोल्यूशन हुआ। कौन सा रेवोल्यूशन? म्यूटिनी हो गई एयरफोर्स के अंदर और नेवी के अंदर। लोगों को ये फील होने लग गया, ब्रिटिशर्स को, लोगों को ये फील होने लग गया कि इंडियन आर्मी इतनी ह्यूज आर्मी है, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। किसी भी दिन अगर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब ये सही समय है कि हम यहाँ से चलें। और बोस, गांधी जी अब बोस के बारे में सोचने लग गए थे। ये 4 पहलू, इसमें से गांधी जी का पहलू केवल एक,
केवल एक, मास मूवमेंट एंड नॉन वायलेंट। दूसरा बैलेट बॉक्स रेवोल्यूशन, देन किसकी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। तीसरा वर्ल्ड वॉर, जिसमें भारत की कोई भूमिका नहीं थी। और चौथा बोस आईएनए फॉर्मेशन, इसमें सारी भूमिका बोस की थी। तो जब हम बोलते हैं कि हमको बिना खड़क बिना ढाल स्वतंत्रता मिल गई, मेरे को इसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि ये सही नहीं है। ये चार पहलू हैं, हमको चारों पहलुओं को कहना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं। तो फिर गांधी जी राष्ट्रपिता क्यों? महात्मा, हाँ, क्योंकि उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी जो खुद की जो विचारधारा थी, अपनी अपनी पर्सनल विचारधारा, नॉट राजनीतिक विचारधारा, उसके लिए उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। परंतु जो राजनीतिक विचारधारा थी, जिसके वजह हम जो बोलते हैं कि उनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, हम सबको विचार करना पड़ेगा, अपनी अपनी सोच करनी पड़ेगी कि मैं जो बोल रहा हूं केवल वो नहीं, अपनी अपनी सोच करनी पड़ेगी। गांधी जी राष्ट्रपिता क्यों, इस सबको सोचना पड़ेगा। अब देखेंगे पाकिस्तान कैसे बना। अपने पास ज्यादा समय नहीं है, मैं 2 मिनट और लूंगा। अच्छा, पाकिस्तान वाला क्वेश्चन छोड़ देता हूं क्योंकि अब समय नहीं है, अपने को आगे बात करनी है। जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई और सारी भारत के एसेट्स का बंटवारा हो गया, उसमें भारत को 55 करोड़ पाकिस्तान को देने थे। पाकिस्तान को जो 55 करोड़ देने थे, उस समय सबको मालूम होगा 1948 में पाकिस्तानियों ने कश्मीर के ऊपर हल्ला बोल दिया था। नेहरू ने भी बोला, पटेल ने भी बोला कि हमको ये 55 करोड़ नहीं देना है। गांधी जी को पता चला, वो अनशन पे बोले 55 करोड़ तो देना पड़ेगा, हमारी देनदारी है, हमें देना पड़ेगा। और वो उनको 55 करोड़ हम लोगों को उनको देना पड़ा। क्यों देना पड़ा भाई? क्योंकि गांधी जी ने अनशन कर लिया, मैं तो आमरण अनशन करूंगा। क्यों ये अपीजमेंट की जरूरत थी, मुझे नहीं समझ में। दूसरा, जब इतने सारे लोग अदले बदले होने लग गए, उधर से हिंदू और सिख आने लग गए, इधर से सारे मुसलमान, उधर से सारे मुसलमान जाने लग गए। उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे बहुत प्रॉपर्टी खाली हो गई, यहाँ पे सारी मस्जिदें खाली हो गई। नेहरू और पटेल ने सोचा कि वहां से जितने के सारे लोग आ रहे हैं, उन लोगों को उन घरों में बसा दिया जाए, मस्जिदों में उनको शरण दे दी जाए। गांधी जी खड़े हो गए, ना, ये सारी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कोई भी हिंदू नहीं आएगा। इतनी सर्दी, अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक इतनी सर्दी, उनको कैंपों में रहना पड़ा, टेंटों में रहना पड़ा। बारिश, उस मौसम में उनको टेंटों में रहना पड़ा, क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया ना। ये अपीजमेंट क्यों? खाली हो गई थी प्रॉपर्टी, उसके बाद भी उन्होंने कहा ये हम नहीं करने देंगे। गांधी जी 30 जनवरी 1948 को एक गॉडसे ने उनको गोली मार दी और गांधी जी यहां से चले गए। अब हमको फिर से ये विचार करना पड़ेगा, महात्मा, राष्ट्रपिता, क्या हमको करना है। अब हमको ये समझना है लास्ट में क्या हुआ। गांधी जी के लास्ट राइट्स जब हुए, उनके लड़कों ने किए, वहां पे सारे लीडर्स भी थे। प्रयाग में उनके लास्ट राइट्स, मतलब उनकी जो राख थी वहां पे, उसमें प्रयाग में त्रिवेणी में उनको इमर्स किया गया। उसके बाद वहां पे एक बहुत बड़ी सभा हुई। उस सभा के अंदर जो भी उन्होंने लीडरों ने अपनी अपनी बातें कही, रान अहमद किदवई एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने चुपचाप विस्पर करके बोला, जवाहर हैज परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ नॉट ओनली गांधी बट गांधीज्म। गांधीज्म में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो भी खत्म। अब मास्टर चले गए, कोई डिसिप्लिन करने के लिए नहीं है। हाई कमांड की मृत्यु हो गई है, अब हमारा देश कहां चलेगा मालूम नहीं है। ये किसी ने जवाहरलाल के बारे में स्टेटमेंट दिया था। दोस्तों, जवाहरलाल की कहानी मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे।
परंतु गांधी जी की ये जो एपिसोड है ये अनकही कहानियां हैं जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। और गांधी जी ने देश की सहायता की, सच बात है। क्या सहायता करी वो भी सही बात है। क्या सहायता नहीं करी, क्या गलत किया वो भी सही बात है। ये सब विचारधारा हमको खुद को करनी है। आप लोग मेरे से सहमत हो भी सकते हैं, आप लोग मेरे से असहमत भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, सुनो, समझो और फिर अपनी विचारधारा बनाओ। अब दोस्तों, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। 10 मिनट 15 मिनट जैसे हमारा होस्ट हमको बताएगा, मैं कोशिश करूंगा प्रश्नों को आंसर करने की, और उसके बाद 10-15 मिनट में अपने खत्म करेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। कोई प्रश्न हो तो बोलिए। रघुवीर चरण स्पर्श, आपके आज जो ये सेशन हुआ है ये हमारे लिए बहुत ही एनलाइटिंग था, क्योंकि आपकी विचारधारा से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ कि महात्मा के रूप में गांधी जी एक सच्चे प्योर आदमी रहे, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल विचारधारा थी, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं हिस्ट्री किया मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, तो ये जो खेल खेला गया, जो षड्यंत्र हुए राजनीतिक तौर पर कि इसको नहीं बनाना, उसको फेवर करना है, और फिर कहां कहां से जाके उनकी जो विचारधारा थी उसको तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करना, ये बहुत गलत चीज हुई। उसने गांधी जी की छवि को बिगाड़ा। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ पूर्ण रूपेण कि उनको महात्मा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी विचारधारा से सहमत हो। एक प्रश्न चैट में आ रहा है, मेरे को क्लैरिटी नहीं है, आप प्लीज बोल दो प्रश्न को। किसी ने लिखा है, मेरा प्रश्न है कि मानता हूं गांधी जी के देश को सहायता की, परंतु उन्होंने देश को आगे, आई एम क्लियर नहीं है। आप बोल दो प्लीज, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, जो भी है, जिन्होंने भी ये चैट पे डाला है। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जी, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो, प्रश्न पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आज के समय में जो हम लोग नैतिक मूल्य भूलते जा रहे हैं और महात्मा जी के अगर पे नहीं चलना चाह रहे, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम वो नैतिक मूल्य गांधी जी के शिक्षाओं द्वारा प्राप्त कर सकें? ऐसा हम क्या करें, या ऐसा हम उपाय क्या करें? तो सबसे बड़ा उपाय ये है कि गांधी जी जी के जो असली मूल्य थे, जिनके लिए मैं उनको महात्मा कहता हूं, उन मूल्यों को समझो। क्योंकि ओके। हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, जी हमारा सर। राष्ट्र क्या है। जी। उनकी सारी थॉट प्रोसेस राष्ट्र के लिए थी। जी सर उनकी बिल्कुल। उनके विचार गलत हो गए वो अलग बात है, जी पर सर। उनकी सोच जो थी वो राष्ट्र के लिए ही थी। जी बिल्कुल। और हमको अपनी सोच को राष्ट्र के प्रति देखना पड़ेगा। अब जब हम जी। सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, गांधी जी जी। सत्यता की बात करते थे, जी। तो हमको सत्यता के बारे में विचार करना पड़ेगा, ओके। उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में विचार करना पड़ेगा, उनकी जो इक्वालिटी है जी। इसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। और ये सब चीजें हम जी। कोशिश करके हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे जी। गांधी जी जात पात को बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, नहीं मानते थे। जी सर। जी सर। केवल इसलिए कि वो जात पात को हटाना चाहते थे। हटाने का। उन्होंने शूद्र नहीं बोला, उन्होंने उनको हरिजन बोला। तो इस तरह की जो जात पात अगर कभी हमारे माइंड में आती है, हमको उसको सोच के, जानबूझ के उस विचारधारा को हमको एलिमिनेट करना है। ये अगर हम विचारधारा ले पाए तो राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हम पूरा कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। सर लेकिन हम अगर ये गांधी जी की शिक्षाएं अगर हम बच्चों में डालना चाहें तो हम हाँ, उनको किस प्रकार कैसे बता सकते हैं या कैसे इसी सिखा प्रकार से सकते बोलना पड़ेगा। हैं? जी। बच्चों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको कहानियां सुनाई जाए, जी। और कहानियां सुना के उनको बोले कि हमको भी ऐसा बनना है। ओके। जैसे मैं, अब तो ये कोविड की वजह से मैं स्कूलों में नहीं जा पा रहा हूँ, जी। लेकिन जब जी। मैं स्कूलों में इंटरेक्शन करता हूँ, छोटे बच्चों से भी करता हूँ, तो जी। मैं हमेशा उनको ये बताता हूँ तुमको ये करना है। जी। और उस करने के अंदर बच्चे हाथ उठा उठा के खड़े खड़े होके बोलते हैं हम करेंगे जी। जी सर। जी सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न? गांधी जी मुस्लिम लोगों की तरफदारी क्यों करते थे?
उनका मेन विचार था कि अगर हम मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ लेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हिंदू मुस्लिम सब साथ हो जाएंगे, और साथ हो जाएंगे तो हम ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई अच्छे से कर सकेंगे। पर उनका जो तरीका था वो गलत हो गया। देखो, एक चीज होती है अपीजमेंट, एक चीज होती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होता है बराबर होते हैं और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट जो है वो दोनों लोग उसको फॉलो करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अपीजमेंट जो होता है वो वन वे होता है, मैं मांगता चलूं आप देते चलो, मैं मांगता चलूं आप देते चलो। जिस दिन आपने मेरे को मेरा मांगा हुआ बंद कर दिया देना, उस दिन मैं रिवोल्ट कर दूंगा। और अनफॉर्चुनेटली गांधी जी ने मांगता हूं देते चलो, मांगता हूं देते चलो वाली पॉलिसी अपनाई, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। एक्सक्यूज मी सर। और कोई प्रश्न करना चाहें प्लीज बोलो। धन्यवाद मंजू जी। सर उन्होंने मुस्लिमों को एक साथ रखा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था ना सर, मतलब उन्होंने फिर हिंदुओं का हाथ छोड़ दिया सर, वो मुस्लिमों की तरफ बहुत ही ज्यादा चले गए। यही तो प्रॉब्लम है, वो अपीजमेंट के चक्कर में वो हिंदुओं को उन्होंने अगेंस्ट कर दिया। आज गॉडसे ने उनको क्यों मारा, मैं ये नहीं बोलता हूँ गॉडसे ने जो किया वो सही किया, आप लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते, परंतु गॉडसे ने जो मारा उनको, उसका जो एक स्टेटमेंट है वो अगर आप पढ़ें तो उसकी विचारधारा से आप सहमत हो सकते हैं, उसके एक्शन से सहमत नहीं हो सकते। मैं सहमत नहीं हूं बट उसकी विचारधारा से मैं बहुत सहमत हूं। देखो, उपवास और अनशन में बहुत फर्क है। पूजा जी ने पूछा है, उपवास और अनशन में बहुत फर्क है। उपवास होता है अपने शरीर की शुद्धि करने के लिए। वो सब लोग बोलते हैं ना, उपवास करो, पेट को थोड़ा सा रेस्ट दो तो शरीर अच्छा रहेगा, ये उपवास होता है। आप उसको 1 दिन का करो, 2 दिन का करो। अनशन जो होता है, मैं आमरण अनशन करूंगा नहीं तो मेरी बात मानो, ये चीज गलत है। ये फर्क है उपवास और अनशन में। अनशन जो है वो प्रोटेस्ट के लिए है, उपवास को जो है वो अपने शरीर की शुद्धि के लिए है। कुछ लोग कहते हैं वे बहुत बुरे थे, क्या ये बात सही है? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा वो बुरे थे। उनका जो पर्सनल थॉट प्रोसेस था वो बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं उनको महात्मा मानने को तैयार हूं। हम एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को केवल एक वजह से असेसमेंट नहीं कर सकते। उनकी जो राजनीतिक सोच विचारधारा थी वो बिल्कुल गलत थी परंतु जो उनकी पर्सनल विचारधारा थी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी। तो इसलिए बहुत बुरे नहीं कह सकते, कोई भी व्यक्ति कभी भी बहुत बुरा नहीं होता। गलती उन लीडर्स की भी तो थी जो ये बोलने लग गए कि गांधी जी ने कह दिया, हम तो डरते हैं, हम गांधी जी के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे। बहुत बड़े बड़े लीडर थे, नेहरू थे, पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजगोपालाचारी थे, किसी ने तो गांधी के अगेंस्ट में किसी का महात्मा गांधी तो किसने मारा था? तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आप इतने बड़े लीडर हो, किस लिए घबराते हो भैया? आज खरे ने तो बोला ना, डॉक्टर खरे का नाम मैंने आपको कहानी सुनाई डॉक्टर खरे की, डॉक्टर खरे ने तो बोला ना, उस तरह से बाकी लोग क्यों नहीं बोल सकते? सुभाष चंद्र बोस ने बोला ना, उस तरह से बाकी लोग क्यों नहीं बोल सकते थे? घबराने की क्या बात है? आप लोग भी तो देश के लोग हैं। था। और कोई प्रश्न? नमस्ते सर। सर भिक्षा और भीख में क्या अंतर है? किससे बोलो? सर भिक्षा और भीख में क्या अंतर है? भिक्षा और भीख में फर्क ये है कि भिक्षा मांगी जाती है, आप जाओ मांगो, अगला दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में कुछ बुरा नहीं सोचोगे। और जो सन्यासी भिक्षा मांगते थे, जो पुरानी बात बता रहा हूँ, उनका रूल था दिन में एक बार केवल 3 घर में भिक्षा मांगेंगे और जो मिलेगा उसी में संतोष करके रहेंगे। और जो भीख होती है वो आदमी आपके पीछे पड़ा रहता है,
दे दो दे दो दे दो दे दो, जब तक आप नहीं दोगे तब तक वो आपके पीछे पड़ा रहेगा, और अगर आप नहीं दोगे आपको गाली देगा। ये फर्क है भिक्षा और भीख में। थैंक यू सर। सर महात्मा गांधी को किसने मारा था? गॉडसे ने मारा था, नाथूराम गॉडसे, उसका नाम था नाथूराम गॉडसे। ओके सर। नमस्ते दादाजी, आनंद बोल रहा हूँ। जी हेलो। बोलो बेटा, मतलब वो तो आर्यन। बोलिए। हेलो। हाँ दादाजी, मतलब ये जरूरी है, जैसे महात्मा गांधी को आपने बोला कि फादर ऑफ नेशन बनाया गया, तो ये किसने बनाया था? मतलब ये कोई असेंबली बैठी थी जिसने बनाया, या फिर इसके पीछे कारण क्या है? जब अपना देश आजाद हुआ तो उसमें हेल्म ऑफ द अफेयर में कौन थे? नेहरू। नेहरू के नीचे पटेल वगैरह, पटेल, आजाद, ये सब काम कर रहे थे। उस समय नेहरू की ही सारी चलती थी। नेहरू ने बोला फादर ऑफ द नेशन, सबने एग्री कर लिया, हाँ जी फादर ऑफ द नेशन। तो वैसे बोला जाए तो सारे कांग्रेसियों ने मिलकर किया, लेकिन विचारधारा सारी नेहरू की थी। और कोई प्रश्न हो तो बोलो। पूजा, why was गांधी जी killed by नाथूराम गॉडसे? पूजा, नाथूराम गॉडसे का आप स्टेटमेंट पढ़ो, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, इसकी किताब भी है, आप किताब भी पढ़ो, उसकी विचारधारा को मालूम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नाथूराम गॉडसे ने जो किया मैं उससे सहमत नहीं हूँ, पर नाथूराम की जो गॉडसे की जो विचारधारा थी मैं उससे सहमत हूँ। तो आप वो विचारधारा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या उसकी विचारधारा थी। और कोई प्रश्न? हमने गांधी को महात्मा माना, लेकिन हम उनको राष्ट्रपिता क्यों माने? ये बेटा हर व्यक्ति का अपना अपना सोच विचार होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि आप मानो, या मैं नहीं कह सकता कि आप ना मानो। हर व्यक्ति को सारी की सारी चीज विचारधारा करके अपने मन में विचार करना पड़ेगा। हाँ, गांधी जी राष्ट्रपिता थे या नहीं, गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं थे, वो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं। और कोई प्रश्न करना चाहे? अच्छा, मैं आप लोगों से बस एक गुजारिश करना चाहूंगा, आपने जिसको भी जिसने भी आपको लिंक भेजा, आप उनको प्लीज फीडबैक दे दीजिए, आपको सेशन कैसा लगा, पहला बात। आगे के सेशन आप अटेंड करना चाहोगे क्या? तीसरा, आज मंगलवार है, तो क्या सेशन शनिवार या रविवार को करें तो बेटर होगा क्या? तो मेरे को एक आइडिया लगेगा कि मुझे आगे किस तरह से सेशन को बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी मैं आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब मेरे साथ जुड़े, 1 घंटा आप लोग मेरे साथ बैठे, और होपफुली अगले सेशन में आप मेरे साथ जुड़ोगे। बस ये बता देना जो जुड़ना चाहें, शनिवार या रविवार, शाम वही 4 बजे, तो सभी शनिवार करना चाहोगे या रविवार करना चाहोगे। ठीक है, फीडबैक मिलेगा तो मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस होगा। ठीक है, चलो, ओके, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये ध्यान रखना, मेरा एक स्लोगन है, सब लोग ध्यान रखना, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश हमारी हमारी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, ये हमारा अखंड भारत है, और अखंड भारत की हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, हमेशा इस स्लोगन को याद रखना, यही स्लोगन हमारी विचारधारा को राष्ट्र के प्रति आगे लेके जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, तुम लोगों को बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर। थैंक यू सर। राधे राधे बाबू। नमस्ते जय जी, राधे राधे।